नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखाई देंगी। आज सबसे पहले बात हम करेंगे संसद में हंगामे की, फिर बात होगी उत्तराखंड के बजट सत्र के दूसरे दिन के हंगामे की, तीसरी खबर आपको दिखाएंगे झारखंड विधानसभा के हंगामे की, चौथी खबर होगी बिहार विधानसभा में हंगामे के दौरान माइकों के टूटने और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की, पांचवी खबर हम लेंगे प्रयागराज के चर्चित उमेशपाल हत्याकांड के आज दिन भर के तमाम अपडेट्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। तो संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक और सत्ता पक्ष ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण पर जोरदार हंगामा किया और माफी की मांग भी की। दूसरी ओर विपक्ष ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग उठाई। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में फिर से पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया। सत्तापक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ा रहा। दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से लगातार जेपीसी जांच की मांग उठाई गई। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और फिर बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस ने अडानी विवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर संसद में विरोध प्रदर्शन किया। तो बुधवार तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग कर रहा था कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी से अडानी वाले मसले की जांच कराई जाए। तो वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी के विवादित बयानों को लेकर, जो राहुल गांधी ने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था और उसमें लोकतंत्र को खतरे में बताया था, मीडिया की आजादी पर सवाल उठाए थे, राहुल गांधी ने तमाम जो बातें कही थी उनको लेकर संसद में हंगामा सरकार की ओर से बोला गया और राहुल गांधी से माफी की मांग की गई। नितिन चौधरी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, आज फिर हंगामेदार रहा राज्यसभा और लोकसभा संसद के दोनों सत्र, क्या जानकारी? लोकसभा के बाद तो तुरंत यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। तब बताया जा रहा है कि जब संसद वहाँ पर शुरू की गई थी तो उसमें जो है विपक्ष के दल के जो नेता हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि अडानी मामले को लेकर यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सुनवाई की जाए, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका जो राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर वहाँ पर आवाज़ उठाने लगे कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था अपने लंदन में जाके, जो अपना भाषण बताया गया था, तो उस पर जो है विपक्ष दल के जो नेता हैं, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष को लेकर जो है वहाँ पर नाराजगी जाहिर की। लेकिन उसके बाद बजट की बात किया तो बजट जब संसद के अंदर चल रहा था तो जो विपक्ष दल के नेता हैं उन्होंने जो है यहाँ पर अडानी मुद्दे को लेकर आवाजें उठाई थी जी। और इसके साथ साथ जेपीसी से मांग कराने की मांग कर रहा है विपक्ष। हालांकि सेबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरकार कह रही है कि सेबी जांच कर रही है इस पूरे मामले की, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, वो जांच कर रही है। तो फिर जेपीसी की मांग कहां तक जायज है विपक्ष की? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष ने अपने हंगामे के बीच जो है जेपीसी की जो मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि जेपीसी की कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो है जेपीसी की जो है मांग कर रहे थे उसकी जो जांच कराई जा रही है, तो उसको देखते हुए विपक्ष पूरी तरीके से हंगामा कर रहा था। सदन के अंदर जिस तरीके से कार्रवाई शुरू की गई थी तो वहाँ पर जो तमाम पार्टी के जो नेता हैं, विपक्ष पार्टी के नेता हैं, वो हंगामा शुरू कर दिया था। लेकिन उसी के बाद जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला तो सदन को जो है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। सबसे पहले मुद्दा जो है यहाँ अडानी ग्रुप को लेकर उठा था, जो सदन ने पहले भी इससे पहले जो मुद्दा उठाया था, लेकिन अब की बार भी यही मुद्दा उठा। अडानी ग्रुप को लेकर सबसे पहले ये मुद्दा उठाया गया था। कांग्रेस के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो आपातकाल बैठक बुलाई थी, सभी तमाम नेताओं के साथ में बैठक की थी कि इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो यहाँ पर बात की गई है जेपीसी को लेकर के, इसमें जो है अडानी ग्रुप की जो बातें यहाँ पर सबसे पहले रखी गई थी। लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो है पूरी तरीके से जिस पे जो है राहुल गांधी के मामले को लेकर यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई थी। उससे पहले पीयूष गोयल ने इस पे मुद्दे को लेकर बातचीत करने की बात की तो उसमें जो सदन के अंदर जो कार्रवाई को जो है स्थगित कर दिया गया 2 बजे के लिए। नहीं, सरकार ये मांग कर रही है, सरकार के जो सांसद है वो मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जो कुछ कहा, प्रधानमंत्री को लेकर कहा हो, चाहे इंडियन मीडिया को लेकर कहा हो या फिर कहा हो लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को लेकर के, उन्होंने कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। इस पर विपक्ष की ओर से कोई जवाब दिया क्या? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी ने लंदन में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोला हो या इंडियन जो मीडिया है उसके लिए बोला गया था, उन्होंने साफ यही कहा था कि आखिरकार जब विपक्ष के लोग जो अपनी बातें उठाते हैं, मुद्दे को उठाते हैं, चाहे अडानी ग्रुप की बात की जाए या कोई भी प्रकार का ऐसा कोई सवाल जवाब यहाँ पर किया जाए तो उसके जो माइक हैं उनको या तो बंद कर दिया जाता है, उस भाषण को जो है वहाँ से हटा दिया जाता है। जिस तरीके से पहले संसद के अंदर हंगामा देखने को मिला था तो इसी पे ही उन्होंने खूब डर के जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है उसमें लंदन के अंदर जो ये बातें कही थी। तो बात की जाए विपक्ष
विपक्ष के लोगों की, तो उनका यही कहना है कि पहले जो है अडानी ग्रुप की बात यहाँ पर सबसे पहले रखने की बात की गई थी, लेकिन पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तमाम अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने सारी तरीके से जो अपनी बातें रखी थी, उसी बातें को देखते हुए यहाँ पर जो लोग जो है पार्टी के अंदर, संसद के अंदर जो हंगामा देखने को मिला, सबसे पहले अडानी ग्रुप को देखने को मिला कि अडानी ग्रुप की जो मांग संसद के अंदर कर रहे थे, तो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने जो राहुल गांधी के जो भाषण देने की जो बात लंदन में कही थी, राहुल गांधी ने भाषण दिया था, वो सब लोगों ने उस पर नाराजगी जाहिर की कि जिस तरीके से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बात कही है, या आरएसएस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया और विधानसभा अध्यक्ष के आसन के आगे धक्का मुक्की पर उतर आए। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करते हुए विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के विधायकों की ओर से विशेषाधिकार हनन के मामले पर अध्यक्ष के निर्णय को लेकर हंगामा किया गया। सदस्य आदेश चौहान ने उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में रखा था, जिसे अध्यक्ष ने सरकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया। इस पर विधायक फुरकान अहमद और आदेश चौहान विधानसभा सचिव की मेज पर चढ़कर हंगामा करने लगे। तो उत्तराखंड में बजट सत्र का आज का दूसरा दिन था। गैरसैंण में ये बजट सत्र चल रहा है और उसको लेकर फिर विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया गया। गन्ना लेकर पहुंचे विपक्षी विधायक। विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर ये सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया और तमाम मुद्दों को लेकर इस दौरान विपक्ष आक्रामक नजर आया। तो यानी कि जब से विधानसभा का बजट सत्र स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, तब से हंगामे की भेंट चढ़ता आया है और आज दूसरा दिन था। तो गैरसैंण में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जमकर बवाल काटा। दरअसल बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ। सरकार की तैयारी है बजट पेश करने की और ये बजट कल पेश किया जाना है उत्तराखंड विधानसभा में, लेकिन उससे पहले जबरदस्त ये विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी विधायकों को समझाते हुए, विपक्षी विधायक हों या फिर बीजेपी के विधायक हों, उन्होंने उनको समझाया कि शालीनता बनाए रखें, गरिमा बनाए रखें सदन की, लेकिन बावजूद उसके विपक्षी विधायक नहीं माने और जमकर सदन के अंदर बवाल किया गया, हंगामा किया गया। तो उत्तराखंड के बजट सत्र का आज दूसरा दिन था और इस बजट सत्र के दूसरे दिन जमकर ये बवाल देखने को मिला। हालांकि कल भी अंकिता भंडारी केस को लेकर, चाहे परीक्षाओं में धांधली को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये तमाम मुद्दे विपक्षी विधायकों ने उठाए थे। तो लगातार हंगामा हो रहा है विधानसभा के अंदर और गैरसैंण में दरअसल ये विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन था बजट सत्र का। बजट पेश कर रहे हैं सरकार को और उसको लेकर ये हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने जमकर यह हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित किया है एक दिन के लिए कांग्रेस विधायकों को। बजट सत्र का दूसरा दिन था और इस दूसरे दिन भी जबरदस्त सदन में हंगामा हुआ। सदस्य आदेश चौहान ने उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में रखा था। अभय केतुरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, आज दूसरा दिन था बजट सत्र का और हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया दूसरा दिन भी। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आज बजट सत्र के दूसरे दिन लगभग 7 बार अभी तक सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है।
1.5 घंटे से ज़्यादा की जो कार्रवाई है वो इसी स्थगन के बीच में यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और अभी भी सदन के भीतर ये कह सकते हैं कि गतिरोध देखने को मिल रहा है। लगातार विपक्ष के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, बेल मांगकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जो उनका जो मामला है विशेषाधिकार कानून को लेकर उस पर वो सीधे तौर पर पीठ से अपना संरक्षण यहाँ पर मांग रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विपक्ष का आक्रामक जो रवैया है उस रवैये के चलते जो अभी तक सदन की जो कार्रवाई आज दूसरे दिन की रही है वो पूरी तरीके से बाधित यहाँ पर कही जा सकती है। 7 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है और अभी भी सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को बुलाया गया था, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को बुलाया गया था, बसपा विधानमंडल दल के जो नेता है मोहम्मद शहजाद उन्हें भी सीधे बातचीत के लिए यहाँ पर बुलाया गया था ताकि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संचालित की जा सके। जो सदन में जो बिजनेस सरकार की तरफ से रखा जाना है उस बिजनेस को सदन के पटल पर रखा जा सके, परिचर्चा यहाँ पर हो सके। सदन जो यहाँ पर विधेयक पेश किए जाएंगे, नकल विरोधी कानून जैसे विधेयक सदन के पटल पर रखने का काम सरकार की तरफ से किया गया था, उस पर चर्चा कराने की मांग सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से की जाती। लेकिन विपक्ष का जो रवैया अभी तक का रहा है उसमें यह समझा जा सकता है कि और इसके साथ-साथ कुछ विधायकों को निलंबित भी किया गया था एक दिन के लिए ऋतु खंडूरी की तरफ से। बिल्कुल, जब विशेषाधिकार हनन का मामला यहाँ पर विपक्ष की तरफ से उठाया गया था जिसमें खासतौर पर हल्द्वानी से कांग्रेस के जो विधायक है सुमित हृदय और जसपुर से कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान, उनकी तरफ से विशेषाधिकार हनन का मामला यहाँ पर उठाया गया था और वो लगातार अपनी उस मांग पर रहे थे कि जो कानून व्यवस्था जनपद में वहाँ पर चल रही है उस कानून व्यवस्था पर जो अधिकारी हैं जिम्मेदार बजट सत्र पर आप नजर लगातार बनाए रखिए। अभय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के 8वें दिन बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी के विधायक सदन में भगवा रंग का टी-शर्ट पहनकर पहुंचे और सदन से लेकर सड़क तक नियोजन नीति से जुड़े मामलों को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान खतियानी जोहार के नारे लगाने लगे। सभी की टी-शर्ट पर 60-40 और नाए चलतों का प्रिंट छपा हुआ था। कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक रिपोर्टिंग टेबल थपथपाकर विरोध जताते रहे और वेल में बांग्लादेशी नाय चलतों की नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद स्पीकर को कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन बीजेपी विधायकों का हंगामा थमता नहीं दिखा। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त रांची से जुड़ गए हैं। राकेश, लगातार झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। नियोजन नीति को लेकर विपक्ष आक्रामक है सरकार पर, फिलहाल क्या अपडेट रहा आज का? देखिए शिवम, सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से ये मामला चल रहा था लंबे समय से राज्य में, उसको लेकर एक बार फिर से बीजेपी ने विरोध किया है, आजसू ने उसका समर्थन किया है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि अब किस तरीके से आगे नियोजन नीति तय की जाएगी। सरकार की तरफ से जो बातचीत आई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 60-40 का रेशियो होगा, यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि 60% राज्य के लोगों को और बाहरी लोगों को 40% का आरक्षण दिया जाएगा रोजगार में। तो ऐसे में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले को स्पष्ट करना चाहिए और अपनी बातों को कायम रखना चाहिए। जी, इसके साथ साथ जब विधि सम्मत को लेकर राज्यपाल ने कहा कि विधि सम्मत नहीं है नियोजन नीति और लौटा दिया, तो फिर ऐसी नियोजन नीति तैयार क्यों नहीं कर पा रही सरकार जो विधि सम्मत हो, जो राज्यपाल से पारित हो जाए उसका प्रस्ताव? इसमें तकलीफ क्या आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट भी निरस्त कर चुका है नियोजन नीति को पहले। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना है कि जो भी सरकार यहाँ पे काम कर रही है राज्य में रोजगार को लेकर कई बार कहीं न कहीं गड़बड़ करती नजर आ रही है और इस बार भी जिस तरीके से हेमंत सरकार ने वादा किया था उस पर अमल नहीं किया है। तो ऐसे में जो पूरी पॉलिसी बनाई जानी थी और साथ साथ कहा जा रहा था कि सबकी सहभागिता होनी चाहिए थी, इस दिशा में ठोस कदम नहीं बढ़ाए गए हैं, जिसके कारण अभी भी विवाद जारी है। राज्यपाल ने वापस किया, हाईकोर्ट ने कहीं न कहीं इसे खारिज किया, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी भी समय है कि तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और सभी लोगों को मिलकर बैठकर बातचीत करके इसके लिए अलग से रास्ता निकाला जा सकता है। जी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई युवाओं के साथ सरकार धोखा कर रही है, युवाओं का भविष्य गर्त में जा रहा है, इसके चलते सरकार नियोजन नीति को विधि सम्मत तरीके से लागू नहीं कर पा रही। तो इसमें बीजेपी, कांग्रेस का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का और जो अन्य दल हैं गठबंधन में, उनका क्या रुख है? मतलब कभी नियोजन नीति झारखंड में लागू हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्योंकि जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है राकेश, उससे यही लगता है।
देखिए 22 साल हो गए और नियोजन नीति नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में बेरोजगारों की फौज यहाँ खड़ा हुई है। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि गठबंधन की तमाम पार्टियां कहीं न कहीं अपने फोरम पे, अपने मंच पे जरूर सवाल उठाती रही हैं, सरकार के खिलाफ भी बातचीत करती रही हैं, लेकिन जब सदन के अंदर या जहां पे इसे काम करके पारित कराना है उस पर किसी की तरफ से ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा राज्य के लोगों को और यहाँ के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र भी मंगलवार को हंगामेदार रहा और हंगामे की वजह से सदन दिन के 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद माइक तोड़ने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। इसके बाद हंगामा करते हुए भाजपा के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। दिनकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। दिनकर का रुख कर लेते हैं। दिनकर, आज बिहार विधानसभा में भी बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला और माइक तक तोड़ दिया गया विधायकों के द्वारा। शिवम, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज जैसे विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है उससे पहले ही बीजेपी अपनी एक खास रणनीति के तहत तेजस्वी यादव पे अटैक करते हुए दिखाई देती है। बता दें कि सदन के अंदर जाने से पहले सदन के बाहर ही भाजपा लगातार प्रदर्शन करने लग जाती है। उनका मुद्दा दरअसल कोई राज्य का मुद्दा नहीं, वो डिप्टी सीएम को ही मुद्दा बना रहे थे। दरअसल अभी आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि कैसे तेजस्वी यादव के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित दिल्ली में जो उनके फ्लैट और उनके घर से जो करोड़ों रुपयों की बरामदगी होती है उसको भ्रष्टाचार का मुद्दा बना के बीजेपी विधायक सदन में उसको पेश करना चाह रहे थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं आपको एक चीज और बता दें कि दरअसल जो बीजेपी का जो अटैक था वो पर्सनली तेजस्वी पे था, नीतीश कुमार पे नहीं था। वो नीतीश कुमार को इस बात के लिए टारगेट कर रहे थे कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, तो आपके ही डिप्टी सीएम पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो ये उन लोगों को लगातार ये आरोप लगे और मामला गर्माता रहा। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी आज इस तैयारी से उतरी थी कि आज सदन में एक ऐसा बिल लाया जाए जिसमें ये नियम रहे कि कहीं से भी केंद्रीय एजेंसी या किसी भी राज्य में जाए तो पहले राज्य सरकार से अनुमति ले, बिना मतलब बिना बेवजह किसी को परेशान करना, कहीं पे भी रेड मार देना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। ऐसा आरजेडी की नीति थी। शिवम, ठीक है, और इसके साथ साथ यानी कि सरकार पूरे तौर पर घिरती हुई नजर आई। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था जो विपक्ष ने सवाल उठाए उनको लेकर। जी शिवम, विपक्ष लगातार हमलावर रहा। सरकार के पास जहां तक जवाब की बात है तो तेजस्वी यादव का आज कोई वक्तव्य सामने नहीं आया। वहीं देखा हमने कि कैसे माइक तोड़ा गया बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान की तरफ से। हालांकि उनको 2 दिनों के लिए फिर सदन से निकाल दिया गया है। उसके बाद भी सदन के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी रहा। एक मुद्दा खास और रहा सदन में कि किशनगंज का मामला काफी जोर शोर से उठा, क्योंकि किशनगंज में भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच झड़प देखने को मिली थी और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार आरजेडी पर, यानी कि तेजस्वी यादव, जदयू को एक तरफ आप कर दे, क्योंकि तेजस्वी यादव पे ही ज्यादातर अटैक बीजेपी का देखने को मिला। उनका कहना था कि एक बार फिर से बिहार में जंगल राज वापस आ रहा है, बिहार में झड़पें स्टार्ट हो रही है, मंदिर में आग लगाया जा रहा है। शिवम, नहीं, जुम्मा 4 महीने हुए हैं दिनकर जब जेडीयू और साथ हुई है आरजेडी, और इसके साथ होने से बीजेपी के अंदर इतनी बौखलाहट आखिरकार क्यों है? क्या ये सत्ता खोने का गम है बीजेपी को जो बार बार सता रहा है? जिसमें इसके पीछे कई तर्क समझे जा सकते हैं। जैसे कि एक तो बिहार से बीजेपी का सफाया, यानी कि सत्ता खोने का। दूसरी चीज, जो लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में, उसमें 17 सीटों पे बीजेपी और 16 सीटों पे जेडीयू थी, यानी कि 33 सीट बीजेपी के कब्जे में थी। अब कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चीज का डर सता रहा है कि 24 के इलेक्शन में जो 16 सीटों पर नीतीश कुमार के सांसद है, अगर वो तेजस्वी यादव और कांग्रेस तीनों मिलकर 7 चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं 40 सीटों में अगर 15+ अगर ये लोग कर जाते हैं, और पड़ोसी राज्य बंगाल और झारखंड, ये 3-4 जो हिंदी बहुल्य क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बीजेपी को काफी टक्कर मिलने वाली है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये कमोबेश ऐसा लग रहा है कि हमारी सीटें पहले के मुताबिक घटेंगी, जिसको लेकर बीजेपी इतना आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका दिनकर तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उमेश पाल हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों के खिलाफ इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए इनाम राशि कर दी गई है, यानी कि अब 5 आरोपियों के खिलाफ 5-5 लाख रुपए का इनाम है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए इनाम की राशि बढ़ाई थी।
यूपी पुलिस ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी भी दी है। शुएब रिजवी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। शुएब का रुख कर लेते हैं। शुएब, फिलहाल जो 2.5 लाख इनाम की राशि थी शुएब, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। शासन की तरफ से ये अप्रूवल दिया गया है, तो कह सकते हैं कि अब जो लोग 2.5 लाख के इनामी थे उनके इनाम की जो धनराशि है वो 5 लाख कर दी गई। हालांकि इस पूरे ये जो राशि है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये जो राशि है वो मतलब किसी को सौंपने पर, आरोपी को पुलिस को सौंपने पर है, जिंदा है मुर्दा कैसे भी पकड़िए 5 लाख रुपए मिलेंगे? देखिए, तकनीकी रूप से सीधे तौर पर इसलिए किसी आदमी को मारने का अधिकार नहीं कि उसको कानूनी कोई है, लेकिन पुलिस के इनकाउंटर में मारे जाने पर भी ये धनराशि उनको जरूर दी जाती है। लेकिन अगर सीधे तौर पर आप बात करें तो ये जरूर है कि किसी आम आदमी को ये धनराशि उसकी जानकारी देने पर ही मिलेगी। जो विधि विशेषज्ञ है उनका ऐसा मानना है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो 5 लाख की धनराशि है वो किसी द्वारा उनकी सुराग बताने के बारे में, उनकी जानकारी देने के बारे में अगर वो बताता है तो इस तरह की धनराशि मिलेगी। लेकिन अगर जो पुलिस टीमें इस पर काम कर रही हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके लिए दोनों में मौके रहेंगे, चाहे वो इनकाउंटर में ढेर करे या उन्हें गिरफ्तार करे। ऐसे में उनको ये धनराशि उनकी टीम को दिया जाता है। इस तरह की परंपरा रही है। तो फिलहाल 5 लाख की धनराशि बढ़ा करके कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों से इंफॉर्मेशन की एक उम्मीद जगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और अगर कोई को ये जो 5 आरोपी उनकी जानकारी मिले तो वो इस पर कार्रवाई करें। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि देखिए, योगी आदित्यनाथ की पुलिस पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। 18 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है शुएब, पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है और इसी को लेकर अब प्रशासन ने राशि को बढ़ा दिया, क्योंकि पुलिस के जो हाथ हैं, कानून के हाथ हैं, आरोपियों के गिरफ्तार से भी बहुत दूर है। बिल्कुल सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे, क्योंकि देखिए ये जो मामला है हाई प्रोफाइल मामला, और शायद यही वजह है कि इतने कम समय में इनकी धनराशि इतनी तेजी के साथ बढ़ाई गई है, 5 लाख पहुंचा दी गई है, जो अमूमन बहुत रेयर केसेस में होता है इस तरह की धनराशि, इतनी ज्यादा धनराशि ना। लेकिन क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल राजनीतिक दबाव है इस मामले में और जिस तरह से सरकार की मंशा भी है, ऐसे में किसी भी कीमत पर उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बात भी सही है कि 18 दिन बीत जाने के बाद सीधे तौर पर जो सीसीटीवी विजुअल में जो लोग दिख रहे हैं, जो शूटर दिख रहे हैं, ना ही पुलिस उनको अब तक पकड़ पाई है, ना इस मामले में जो आरोपी बना करके जिनके खिलाफ FIR कराई गई है, चाहे वो अतीक की पत्नी हो या बेटा हो, उनको अब तक पुलिस पकड़ पाई थी। ये एक पुलिस के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, इसके जवाब उनके पास अभी फिलहाल नहीं है। हालांकि पुलिस इसके बारे में जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करती है वो ये कहने की कोशिश करती है कि चूंकि ये गंभीर मामला है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी जिसको शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनकी प्लानिंग फेल हो जाए। तो ये एक तरह की इस तरह की बातें आ रही, लेकिन इस पूरे मामले में ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन शुएब, नेपाल तक दबिश दी गई थी, काठमांडू तक दबिश दी गई थी, पता चला था कि असद काठमांडू में छिपा हुआ है और ऐसे निकल गया गोरखपुर के रास्ते बॉर्डर से होते हुए। कुछ सुराग अभी लग पाया है पुलिस के हाथ? अभी तक खाली है। शाइस्ता परवीन का कोई पता नहीं, और शूटर्स के साथ उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, शूटर्स के साथ उमेशपल हत्याकांड से 2 दिन पहले का वो वीडियो है। शाइस्ता परवीन कहाँ है? उस पर 25,000 का नाम है, बाकी आरोपी और 5 लाख का नाम। देखिए, शूटर्स के साथ जो शाइस्ता परवीन के वीडियो की अगर बात है तो उसमें जिसके घर पर गई थी उसको पुलिस ने जरूर हिरासत में ले लिया है, लेकिन ऑफिशियली अभी उसको बली पंडित उसका नाम बताया जा रहा है। उसी के घर में 5 दिन पहले ऐसा बताया जा रहा है कि घटना की गई थी। हालांकि पुलिस अब उसकी हिरासत में है और उससे पूछताछ जरूर कर रही होगी, लेकिन पुलिस अब इस बारे में ऑफिशियल उन्होंने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्हें पुलिस ने जरूर दी। उसके अलावा पुलिस ने कहाँ जो कार्रवाई की इसमें क्या कामयाबी मिली है, इसके बारे में हमारे पास भी जानकारी कि कुछ लोगों को पुलिस ने अभी हिरासत में जरूर लिया और कुछ क्लू उनको मिले भी हैं, लेकिन ये कितने ऑथेंटिक है या कितनी सत्यता, इसके बारे में तो पुलिस विभाग ही इसकी वेरिफिकेशन कर सकता है। वो जानकारी उसकी टीम जो उनके अधिकारी वो कर सकते हैं। फिलहाल वो लोग मौन साधे हुए, इस पूरे मामले में कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने से बच रहा है। लेकिन शुएब, जो याचिका लगाई गई थी अतीक के 2 नाबालिग बेटे जो पुलिस अभिरक्षा में है, उसको लेकर कोई अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, इस पर सीलबंद एक रिपोर्ट जो है कोर्ट को कल पेश की गई थी। कल इस मामले में सुनवाई हुई थी। हालांकि सीलबंद रिपोर्ट में क्या कुछ है ये बहुत जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार शायद उसमें उन्होंने उन बच्चों के बारे में जो 2 अतीक के बेटे नाबालिग हैं उनके बारे में जानकारी दी है। क्या कुछ जानकारी दी है वो अभी चूंकि सीलबंद लिफाफे में दी गई है, इसलिए इस बारे में भी कोई सीधे तौर पर नहीं बोल रहा। लेकिन हमारे पास जो जानकारी की शायद
जहां पे वो रखे गए उनके बारे में उसमें जानकारी दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।